स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी को निकालने से पहले हमें ये देखना ज़रूरी है कि स्प्रिंग फोर्स क्या होती है और स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है। तो सपोज यहाँ पर एक स्प्रिंग है जिसको हमने O पॉइंट पर फिक्स किया हुआ है और ये दूसरे एंड पर एक ब्लॉक से फिक्स्ड है। इस ब्लॉक पर एक एक्सटर्नल फोर्स F एक्ट कर रही है जिसकी वजह से ये ब्लॉक जो है वो डिस्प्लेस हो जाता है x मीटर्स से। तो अब हम देखना चाहते हैं कि इस पर लगने वाली स्प्रिंग फोर्स कितनी है। तो जब हम इस ब्लॉक पर एक फोर्स F राइट साइड पर लगाएंगे तो उस केस में क्या होगा कि ये जो स्प्रिंग है ये वापस अपनी पोजीशन पे पहुंचने की कोशिश करेगी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर इलास्टिसिटी है। इलास्टिसिटी की वजह से एक रिस्टोरिंग फोर्स इस एक्सटर्नल फोर्स F की ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करने लगेगी और ये रेस्टोरिंग फोर्स वापस इसको अपनी ओरिजिनल पोजीशन में लाने की कोशिश करेगी। इस रेस्टोरिंग फोर्स को हम Fs से यहाँ पर डिनोट कर देते हैं। इस रेस्टोरिंग फोर्स को हम लोग स्प्रिंग फोर्स भी कहते हैं क्योंकि स्प्रिंग का जो मटेरियल होता है वो अपनी इलास्टिसिटी की वजह से वापस अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में आने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर अगर मैग्नीट्यूड वाइज बात की जाए तो जितना मैग्नीट्यूड इस एक्सटर्नल फोर्स F का होगा उतना ही मैग्नीट्यूड जो है वो स्प्रिंग फोर्स का होगा। कि यहाँ पर हमने इस स्प्रिंग को मासलेस कंसिडर किया हुआ है। स्प्रिंग जो है वो मासलेस है। अगर सपोज स्प्रिंग यहाँ पर मासलेस ना होती तो उस केस में इस रेस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू अलग अलग जगहों पर अलग अलग होती, लेकिन क्योंकि ये मासलेस है इसलिए जो ये इस पर रेस्टोरिंग फोर्स एक्ट करेगा ये लगातार कांस्टेंट एक्ट करेगा पूरी लेंथ पर स्प्रिंग के अलोंग। और यहाँ पर F यानी एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू और स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू इक्वल होंगे। वो इसलिए क्योंकि इस ब्लॉक या इस स्प्रिंग पर कोई और एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही है और हम इस ब्लॉक को स्लोली जो है अपनी पोजीशन A से लेकर के B तक डिस्प्लेस कर रहे हैं। तो इसलिए कोई और एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करने की वजह से F और Fs एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे और एक इक्विलिब्रियम की स्टेट में ये जो ब्लॉक है वो A पोजीशन से B पोजीशन तक पहुंचेगा। तो इसलिए F की वैल्यू Fs के बराबर होगी। तो स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू को निकालने के लिए हम लोग हुक्स लॉ का इस्तेमाल करेंगे। हुक्स लॉ क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, रेस्टोरिंग फोर्स और स्प्रिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेच और कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग मटेरियल। यानी कि इस स्प्रिंग के मटेरियल पर जो रेस्टोरिंग फोर्स एक्ट कर रही है एक्सटर्नल फोर्स F की वजह से, उसकी जो वैल्यू होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी स्ट्रेच या कंप्रेशन के। यानी अगर इस ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज करेगा तो उस केस में रेस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू भी इंक्रीज कर जाएगी। जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा यानी जितना स्ट्रेच या कंप्रेशन होगा उतना ही ज्यादा इस पर लगने वाली रेस्टोरिंग फोर्स होगी। तो अगर हम यहाँ पर रेस्टोरिंग फोर्स को Fs से डिनोट करते हैं तो Fs विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेच और कंप्रेशन। तो यहाँ पर क्योंकि स्ट्रेच हो रहा है और जिसका मैग्नीट्यूड x के बराबर है तो यहां पर Fs विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। लेकिन यहां पर एक चीज गौर करने की है वो ये कि ये जो x डिस्प्लेसमेंट है ये किस डायरेक्शन में हो रहा है? ये पॉजिटिव x एक्सिस। अगर ये पॉजिटिव x एक्सिस है तो डिस्प्लेसमेंट प्लस x एक्सिस के अलोंग हो रहा है, लेकिन जो रेस्टोरिंग फोर्स है ये इसके जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रही है Fs के बराबर यानी इस डायरेक्शन में। तो क्योंकि इन दोनों का जो डायरेक्शन है वो जस्ट ऑपोजिट है एक दूसरे के तो यहां पर हम एक माइनस साइन यूज करेंगे। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि माइनस Fs विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की और फोर्स की जो डायरेक्शंस हैं वो एक दूसरे के जस्ट ऑपोजिट हैं। यहां पर हम लिखते हैं माइनस Fs विल बी इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जिसको हमने यहां पर k से डिनोट किया है इनटू x। इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हम लोग स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं। स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। यहां से Fs की वैल्यू कितनी हो जाएगी? Fs विल बी इक्वल टू माइनस kx, वेयर k इज द स्प्रिंग कांस्टेंट, x is the stretch or compression of the spring and Fs is the restoring force acting on the spring। अब हम लोग स्प्रिंग कांस्टेंट को थोड़ा एनालाइज कर लेते हैं। तो यहां पर हमने देखा कि स्प्रिंग फोर्स विल बी इक्वल टू माइनस के एक्स।
तो अगर यहां पर हम स्प्रिंग कांस्टेंट k की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो उस केस में k की वैल्यू हो जाएगी Fs डिवाइडेड बाय x। तो यहां से हम स्प्रिंग कांस्टेंट को डिफाइन कर सकते हैं। तो स्प्रिंग कांस्टेंट की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? स्प्रिंग कांस्टेंट इज द रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्प्रिंग। स्प्रिंग कांस्टेंट is the restoring force per unit displacement of the spring। ये स्प्रिंग कांस्टेंट की जो है वो डेफिनेशन हो जाएगी। यानी अगर डिस्प्लेसमेंट जो है स्प्रिंग में 1 मीटर का हो रहा है तो उस केस में जो फोर्स एक्ट कर रही है वही k यानी स्प्रिंग कांस्टेंट के बराबर हो जाएगी। यहां पर अगर हम x की वैल्यू इफ x इक्वल टू 1 रख देते हैं तो उस केस में k विल बी इक्वल टू Fs। यानी k इक्वल टू रेस्टोरिंग फोर्स इफ x इक्वल टू 1 मीटर्स, यानी डिस्प्लेसमेंट अगर 1 मीटर है। यहां से हम लोग स्प्रिंग कांस्टेंट की यूनिट भी निकाल सकते हैं। तो स्प्रिंग कांस्टेंट की यूनिट क्या हो जाएगी? यूनिट ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट की यूनिट को निकालने के लिए हम लोग यहां पर इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं, यानी k इक्वल टू Fs डिवाइडेड बाय x। Fs यानी फोर्स की जो यूनिट होती है न्यूटन होती है, और x इज द डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर होती है। तो यहां से यूनिट जो k की क्या हो जाएगी? यूनिट विल बी इक्वल टू न्यूटन पर मीटर। ये इसकी SI यूनिट हो जाएगी। यहां पर एक चीज और गौर करने की है, वो ये कि अगर सपोज हमारे पास दो स्प्रिंग्स हैं जिसमें कि एक स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है और दूसरे का K2, तो उस केस में कौन सी स्प्रिंग ज्यादा स्टिफ होगी ये हमको देखना है। तो अगर सपोज दोनों केसेस में सेम फोर्स लग रही है, यानी स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू दोनों केसेस में सेम है, यानी इस केस में भी Fs के बराबर स्प्रिंग फोर्स लग रही है और यहां पर भी Fs के बराबर लग रही है, तो अब हम यहां से लिख सकते हैं कि x इक्वल टू Fs डिवाइडेड बाई k। x इज इक्वल टू Fs डिवाइडेड बाई k। अब क्योंकि यहां पर फोर्स की वैल्यू दोनों केसेस में सेम है, तो इसलिए जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा होगा उसका डिस्प्लेसमेंट कम होगा। क्यों? क्योंकि x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू k। तो स्प्रिंग कांस्टेंट अगर ज्यादा होता है तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कम होगी, और अगर स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू कम होती है तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू ज्यादा होगी। तो इससे ये चीज क्लियर हो जाती है कि जिस स्प्रिंग का सेम फोर्स पर स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा है उसका डिस्प्लेसमेंट कम होगा, यानी वो ज्यादा रेसिस्ट करेगा, यानी वो स्प्रिंग उतना ज्यादा स्टिफ होगी। तो k इज मोर implies spring is stiffer, and if k is less then spring is softer। तो k की वैल्यू अगर ज्यादा होगी, सपोज यहां पर अगर k1 जो है उसकी वैल्यू k2 से ज्यादा होती है, तो इसका मतलब ये वाली जो स्प्रिंग है ये ज्यादा स्टिफ है इस स्प्रिंग के कंपैरिजन में, और ये सेकंड स्प्रिंग जो है वो सॉफ्टर है। तो स्प्रिंग कांस्टेंट के बेसिस पर हम ये देख सकते हैं कि कौन सी स्प्रिंग ज्यादा स्टिफ है और कौन सी ज्यादा सॉफ्ट है। k की वैल्यू अगर ज्यादा होती है तो उस केस में स्प्रिंग उतनी ही ज्यादा स्टिफ होती है, और k की वैल्यू कम होने पर स्प्रिंग उतनी ही सॉफ्ट होती है।